Hello and welcome to another edition of Culture Vulture. काशिफ 2-3 बरस पहले एक फिल्म आई, उसका नाम था पठान। फिल्म के आने से पहले एक दो गाने उसके रिलीज हुए, जिसमें से एक गाना था बेशर्म रंग, जो जिसमें दीपिका पादुकोण ने कुछ कम कपड़े पहने हुए थे। उससे बहुत शोर मचा वहाँ इंडिया में, और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो रंग जो है ये मुनासिब नहीं है पहनना वगैरह वगैरह, और ये फिल्म नाकाम हो जाएगी। और ये अच्छा, मैं उन दिनों बहुत सोचता था इन चीज़ों पे कि ये क्या हो क्या रहा है इंडिया में। मैंने गौर किया यार एक बात पे, मैंने कहा यार गुज़श्ता 13-14 बरस से इंडिया में एक ख़ास हुकूमत है और हिंदुत्व की एक तहरीक है जो है, बाकायदा है, और उसके तहत ही वो हुकूमत चल रही है। ऐसे में ये जो हमारे 3 खान्स हैं, या सबके दुनिया भर में मशहूर 3 खान्स, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, एक चौथा भी है लेकिन वो तो बड़ा एंटाइटल्ड है, सैफ अली खान। उनका हिंदुत्व के दौर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे हुकूमत करना, मैंने सोचा यार बड़ी मुश्किल काम है ये। लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि शाहरुख खान की फिल्में फेल भी हो रही थी, और उसकी फिल्मों को जब वो फेल हो रही थी तो कुछ लोग खुश भी हो रहे थे, कुछ नाखुश भी थे। लेकिन ये खान जो जमे हुए हैं और अब तक जमे हुए हैं, गो के शाहरुख के अलावा बाकी 2 खान जो हैं उनकी कोई फिल्में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही। इस पे आपकी कोई राय है? ये जो क्योंकि मैंने इसलिए मेरे जहन में ये मौजू आया कि वो मैं एक गुलकार है, मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है एलानिस मॉरिसेट, कैनेडियन गुलकार है। उसका मैं कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसने एक जगह कहा था कि डिफ़िकल्टी इंड्यूसेस ग्रोथ। तो ये जो मुश्किल वक्त होता है इसमें फ़नकार का पनपना बड़ा अहम होता है कि कितना पनपा और उसने कैसे काम किया, रेजिस्ट किया कि नहीं किया। ये जो दौर है हिंदुस्तान पे, मैं समझता हूँ बड़ा इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है वो बदल गया है, या तो बदल रहा है, अगर बदल चुका नहीं अब तक। इसमें 3 खान्स का खड़े होना और अभी तक खड़े रहना, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, इसकी एक वजह तो ये है कि वो जो हिंदुत्व की लहर है उसने पूरे इंडिया को तो स्वीप नहीं किया, यानी कि कभी भी बीजेपी ने कोई 50% वोट तो नहीं हासिल किया। नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो उनका कंट्रोल, और नॉर्थ इंडिया हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है। तो जितनी इनकी वेव है उतनी एक दूसरी वेव भी है जो कि इंटेलेक्चुअल्स के यहाँ, लिबरल्स के यहाँ तो है ही, लेकिन मासेस की सतह पर भी है, खासतौर पर अकलियतें जो हैं, तो उनकी बेस पर भी इसे कहा जाता है जो फिल्म डिस्कस ज्यादा होती है, जिसके बारे में मनफी या मस्बत प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो ज़्यादा चल जाती है। और ये जो हिंदुत्व की लहर है ये सिर्फ 14 बरस से नहीं है, उससे पहले से भी है। और इससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज मेरा ख्याल है आमिर खान ने कबूल किया जब उसने पीके फिल्म बनाई, जिसमें बराह रास्त तौर पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को निशाना बनाया गया, पूरे जो हिंदू मजहबी कल्चर है उसको निशाना बनाया गया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी फिल्म हम पाकिस्तान में तो नहीं बना सकते, जहाँ मज़हब के बारे में ऐसी फिल्म नहीं बना सकते। आमिर खान का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया कि आमिर खान ने एक बयान दिया था जिसपे उनको कहते ना लेने के देने पड़ गए। आमिर खान ने जब ये बीफ लिंचिंग हो रही थी इंडिया में और शुरू हुई थी, तो आमिर खान का एक बयान आया था कि शायद इस तरह का बयान था कि शायद मुझे मुल्क छोड़ना पड़े, या सोच इस पर उसको बहुत लताड़ा गया, बहुत तनकीद हुई, बहुत तनकीद हुई। और उसके बाद वो मेरा ख्याल इतना नहीं बोला। नसीरुद्दीन शाह साहब बहुत बोलते हैं और दीगर लोग भी बोलते हैं, लेकिन 2 खान, ये शाहरुख खान और सलमान खान हैं, ये खामोश हैं। सियासी और समाजी सतह पर ये कोई बयान नहीं देते। फिल्म की हद तक ठीक है, शोबिस की हद तक ठीक है। एक ब्लॉगर हैं इंडिया के, उनका नाम है अवय शुक्ला। उन्होंने अभी किताब एक लिखी है, मेरा ख्याल है उसका नाम डिसअपीयरिंग डेमोक्रेसी, ऐसे कुछ किताब का नाम है, और वो शदीद तनकीद है मोदी हुकूमत पर, और वो कह ये रहे हैं कि जो जमहूरियत है इंडिया में वो अब डिसअपीयर हो रही है। लेकिन जहां उन्होंने मोदी पे तनकीद की है वहां उन्होंने खुल के शाहरुख खान पे तनकीद की है। अच्छा, इससे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप ये जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल का रोल है, ये अदाकारों को क्यों देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। अदाकारों को बिल्कुल नहीं देना चाहते, लेकिन अब ये जो दौर है ना, ये जो 21वीं सदी है, इसमें एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कराया गया है जो सोशल मीडिया की निस्बत से है, वो है इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यानी कोई खातून हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कोई साहब हैं, कोई लड़का है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिनकी बात सुन। अब आप देखें मोटिवेशनल स्पीकर्स,
आपको भांत भांत के मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे दुनिया में, दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी हर जगह मिलेंगे। ये जो लोग हैं ये इन्फ्लुएंसर हैं। यानी शाहरुख, अच्छा मैं सिर्फ खान्स की बात नहीं, इसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल है। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा फनकार है, लेकिन इस तमाम मामलात पर जहाँ चूँकि यहाँ ख़तरा भी था, यानी ये जो हमारे फनकार थे अक़लियतों के, इन पर ख़तरा भी था, वहाँ अमिताभ बच्चन की खामोशी भी पारल। इस तरह मैं जो अभय शुक्ला की आपको बात बता रहा था, उसने शाहरुख खान को तनकीद का निशाना बनाया। उसने कहा शाहरुख खान सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन उसकी खामोशी जो है वो ये जाहिर करती है कि ही लैक्स कॉन्शियंस एंड इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन मिंटिंग मनी। ये अभय शुक्ला कह रहे हैं। अब जाहिर है इस बात पे बहस हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मुश्किल वक्त है इन लोगों पे। तो खामोशी सेफ्टी के साथ भी जुड़ी हुई है, तहफ़्फ़ुज़ के साथ भी जुड़ी हुई है। खामोश रहेंगे तो ये भी मुमकिन है। लेकिन इसमें दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह हैं, जिनका बहुत ज़बरदस्त टकराव हुआ अनुपम खेर से। अनुपम खेर एक ऐसे फनकार हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और खुल के हिमायत करते हैं बीजेपी की। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान पे बहुत ये कड़ा वक्त है। अच्छा, उसमें ये है कि ये बात भी अहमियत रखती है कि कोई भी फनकार किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहा है। अब हमें ये मालूम है कि ये तीनों फनकार जो हैं ये मुसलमान हैं, या कम से कम मुसलमान नाम रखते हैं, तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि बीजेपी की पॉलिसीज़ की मुखालफत करें तो इन पर फ़ौरन टैग लग जाएगा कि ये तो मुसलमान है। नसीरुद्दीन शाह भी मुसलमान है, लेकिन उसका स्टैंड पॉइंट जो है वो ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसका जो भाई है वो लेफ्टिनेंट जनरल रहा है इंडियन आर्मी में। अच्छा, और कश्मीर में भी वो सर्व कर चुका है। अच्छा, तो वो ही इज स्टैंडिंग ऑन अ साउंड फुटिंग। अच्छा, तो शायद ये है। और दूसरा ये कि वो उतना मेन स्ट्रीम सतह का अदाकार नहीं है और ना कभी रहा है, तो वो बात कर सकता है जो बात ओमपुरी कर सकता था, बल्कि ओमपुरी ज़्यादा कर पाया क्योंकि वो तो मुसलमान भी नहीं। ओमपुरी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, वो पाकिस्तान आए थे, एक फिल्म थी एक्टर इन लॉ शायद, उसमें उनका काम था, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने ये सवाल उनसे किया था। तो उन्होंने जो हिंदुत्व की लहर है उस पर तनकीद की थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि आमिर खान को ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं मुल्क छोड़ने का सोच रहा हूँ। ये इस पे भी उन्होंने आमिर खान को भी, लेकिन चलें ये तो एक संजीदा बहस हो गई। अब आप ये बताएं कि आप ये जो खान हैं इनको अदाकारी में कहाँ रेट करते हैं आप? खैर ये तो एक दूसरा मौजूद अलग प्रोग्राम करना चाहिए। नहीं, अच्छा ये लेकिन एक चीज़ वो जो मैं कह रहा था ना, किस स्टैंड पॉइंट से आप बात कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में लिंचिंग होती है क्रिश्चियंस की खास तौर पर, तो उसमें आप देखें कि कोई क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर या क्रिश्चियन व्लॉगर उस पर खुल के सामने नहीं आता, क्योंकि फौरन उस पर टैग लग जाएगा। लेकिन उसकी मज़ाहमत वो लोग कर रहे हैं जो लिबरल्स हैं, यानी जो कि हैं तो मुसलमान, तो वो एक साउंड फुटिंग पे खड़े होते हैं। तो किसी भी ऐसे माशरे में जहाँ अक़लियतों को पीसा जा रहा हो, वहाँ बुनियादी किरदार और अहम तरीन किरदार मेरा ख्याल है उस मुल्क की अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का होता है कि वो ख्याल करें। जैसे अभी इसराइल और फ़लस्तीन में इसराइल मतलब मज़ालिम ढा रहा है, तो उन इसराइली मुफक्किरीन की बात ज़्यादा सुनी जा रही है कि जो यहूदी हैं, इसराइल में रहते हैं, या फिर यहूदी जैसे नोम चॉम्स्की तो बहुत ही मशहूर है, उसके अलावा इलान पापे है, और बहुत से लोग हैं जो कि वहाँ इसराइल के अंदर रहकर मुज़ाहमत कर रहे हैं और इसराइली पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और वो हैं यहूदी। तो उन लोगों को सामने आना चाहिए, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। ये मैंने ये बात इसलिए भी शाहरुख खान और ख़ास तौर पे आमिर खान के निस्बत से की कि ये दोनों पढ़ते हैं, दे आर बुक रीडर्स, and I've heard and I've read as well that they are voracious readers, both read a lot, शाहरुख खान भी और आमिर खान भी। अच्छा, जब आप पढ़ते हैं, आप बड़े बड़े राइटर्स का भी इल्म है, मेरा ख्याल ये कि थोड़ा सा इन लोगों को ये तो है कि ये अपनी जो इनकी कमर्शियल सक्सेस है, मेरा ये एहसास है, जो गलत हो सकता है, कि उसको ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और शायद करना भी नहीं चाहिए। जैसे सिर्फ आमिर खान ने उसने एक जो शो शुरू किया था सत्य में विजयते, तो सिर्फ उसने पब्लिक अवेयरनेस की तरफ तवज्जो की और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश की, और वही इनमें से ज़्यादा पढ़ता है। शाहरुख खान ने भी कहा था कि वो पढ़ता है, लेकिन उसकी मैंने जो लाइब्रेरी देखी उतनी तो हमारे सराहने पड़ी रहती है किताब में। तो वैसे वो इंटेलेक्चुअल बनने के लिए फनकार कह देते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आमिर खान तो पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन इवन आमिर खान जो उनकी फिल्म थी 90s की संघर्ष, वो आप देखें कि वो कैसी थी, एंटी पाकिस्तान थी फिल्म, लेकिन वो ग्रेजुअली अब
उनका मतलब उनमें मुनकलिब हुए, उनमें तब्दीली आई और वो पीके तक पहुंचे। अब मुझे तो खैर ये अगेन मुझे मालूम है कि मेरी इस राय से लोग बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन ये इन दोनों की अदाकारी में खासे झोल दिखाई देते हैं। वो एक अलग मौजू है, लेकिन मेरा ख्याल है उसका भी ताल्लुक कहीं कहीं इन चीज़ों से है, क्योंकि एक आर्टिस्ट भी ग्रो करता है, और वो आर्टिस्ट जो अपने आप को री इन्वेंट ना करे, ये बड़ा अहम मौजू है। इस पर हम कभी प्रोग्राम करेंगे, आर्टिस्ट का री इन्वेंट करना अपने आप को, वो बहुत ज़रूरी होता है। अमिताभ ने किया। मेरे नज़दीक इसकी बहुत बड़ी मिसाल मार्लन ब्रांडो की है। ब्रांडो ने इससे अपने आप को, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में शुएब मंसूर की है। लेकिन शाहरुख खान ने भी तो री इन्वेंट किया, चाहे हम दोनों को कितना ही नापसंद हो। नहीं पसंद, नहीं मुझे पसंद, नहीं आप ये मुझे पसंद, ऐसा नहीं कि शाहरुख खान नापसंद है मुझे ये लगता है कि शाहरुख खान जो 90s की शाहरुख खान की फनकाराना सलाहियतें हैं, वो 21वीं सदी में आके उनको ज़रा सा डेंट लगा है। आप जो शाहरुख खान की फिल्में या अर्ली 21वीं सदी की शुरू की जो फिल्में, मिसाल के तौर पर शाहरुख खान का जो फनकार आपको देखना है, वो आप देखेंगे कभी हाँ कभी ना में। पहली बहुत अच्छी, बिल्कुल। कुछ फिल्में शाहरुख खान की दिलचस्पी के लिए बताऊं जो फेल हो गई थी बुरी तरह, उनमें भी आपको फनकाराना सलाहियतें मिलेंगी शाहरुख खान की। एक फिल्म थी इसकी, ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जो 2-3 दिन चल के उतर गई थी सिनेमा से, और एक फिल्म थी गुड्डू। इन दोनों में भला की अदाकारी की है उसने, फिल्में नहीं चली। मेरे ख्याल है इसी नुक्ते पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।